नमस्कार शिक्षार्थियों। सतत विकास लक्ष्यों के लिए विकासात्मक संचार मॉडल, सिद्धांत और प्रक्रियाएं विषय पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली इकाई में हमने सहभागी प्रक्रियाओं और सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सीखा। इस इकाई में हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि विकासात्मक संचार सामान्य रूप से लोगों के ज्ञान, व्यवहार और प्रक्रिया के स्तर को कैसे प्रभावित करता है। आइए सबसे पहले हम इस इकाई के उद्देश्यों को देखें। इस इकाई के अंत में हम सक्षम होंगे संचार की अवधारणा, प्रकृति और कार्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताने में। ये देख पाने में कि विकासात्मक संचार वास्तव में एक अवधारणा और दर्शन के रूप में क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। विकासात्मक संचार की विशेषताओं और प्रकारों को समझने में, विकास के मुख्य क्षेत्रों को देख सकने में, विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तथा विकासात्मक संचार के लिए मीडिया की भूमिका और महत्व को समझने में, और अंत में हम कुछ प्रमुख विकास अभियानों के बारे में बता पाने में सक्षम होंगे। आइए हम विकासात्मक संचार शब्द को एक रूपरेखा के रूप में समझते हैं, जो विकास शब्द से शुरू होता है, जिसका अपने आप में अर्थ है सकारात्मक परिवर्तन या बेहतर के लिए बदलना। जब हम विकासात्मक संचार की बात करते हैं, तो वास्तव में हमारा मतलब संचार की एक ऐसी प्रणाली से है, जिसका उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समाज को मजबूत करने के लिए किया जाता है, क्योंकि समग्र रूप से मनुष्य विकास से ही संबंधित हैं। जैसे हम विकसित हो रहे हैं, हम सभ्य हो रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इसलिए हाँ, इसका उद्देश्य मानव जाति और ब्रह्मांड को समग्र रूप से बढ़ने और विकसित होने में मदद करना है। जहां तक विकासात्मक संचार परिभाषा का संबंध है, मेरी निजी पसंदीदा परिभाषा 1975 में नोरा क्यूब्रल द्वारा दी गई परिभाषा है। नोरा क्यूब्रल वे शख्सियत हैं जिन्होंने 1975 में विकासात्मक संचार शब्द की पहचान की और इस शब्द को गढ़ा। उन्होंने कमोबेश यही कहा कि ये मानव संचार की एक कला और विज्ञान है, जो किसी देश और उसके लोगों के गरीबी से आर्थिक विकास की गतिशील स्थिति में तेजी से परिवर्तन के लिए लागू होता है, ताकि अंततः अधिक से अधिक सामाजिक समानता और मानव क्षमता की बड़ी पूर्ति संभव हो सके। अब हम विकासात्मक संचार के कार्यों को समझेंगे। इससे पहले कि हम इसके कार्यों को समझें, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जो शायद इन कार्यों को उनकी समग्रता में समझने में हमारी मदद कर सकता है। ये उदाहरण है भारत में बायोगैस संयंत्र की शुरुआत। हम सभी ने बायोगैस संयंत्र के बारे में जरूर सुना होगा। तो जो लोग वास्तव में इससे अवगत नहीं हैं या शायद इसे नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बायोगैस गोबर जैसी जैविक चीजों का उपयोग करके जैविक रूप से उत्पादित गैस है। ये गोबर किसानों द्वारा पाले जाने वाले मवेशियों का मल होता है। ये गोबर आमतौर पर उन उपलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो अंततः ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये बहुत अधिक धुआं, प्रदूषण और उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। इसके पीछे का विचार एक ऐसे संयंत्र को लाने का था, जिसमें इस गोबर को एक प्रणाली में डाला जा सके। ये न केवल रासायनिक रूप से उत्पादित कीटनाशकों या उर्वरकों को बदलने के लिए कंपोस्ट या खाद बनाएगा, बल्कि गैस भी उत्पादित करेगा, क्योंकि ये किण्वन की प्रक्रिया से गैस पैदा करती है। इस गैस को फिर एक पाइप के माध्यम से स्टोव तक ले जाया जा सकता है, जिससे ये न केवल रसोई गैस यानी खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य गैस की जगह ले सकती है, बल्कि ये जैविक है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ये अधिक पर्यावरण अनुकूल है। और फिर हरियाणा और पंजाब राज्यों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां बड़े किसानों या कहना चाहिए कि जमींदारों ने बिजली उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्रों का इस्तेमाल किया है। वे वास्तव में उस बिजली के साथ लगभग पूरे गांव की मदद कर रहे हैं, क्योंकि अंततः गैस उत्पादन इतना अधिक होता है कि उससे एक टरबाइन चलाई जा सकती है या उससे जनरेटर चलाया जा सकता है, जो बिजली पैदा करने या पानी निकालने आदि के लिए चलाया जाता है। इस गैस के और भी कई लाभ पाए गए हैं, लेकिन ये उदाहरण अपने आप में विकासात्मक संचार के कार्य को बताने के लिए काफी है। इसका पहला कार्य है सूचना का प्रसार करना, न कि सूचना को बंद करना या रोकना।
इसलिए जब शुरुआत में किसान को बायोगैस संयंत्र के बारे में बताया गया, तो वो उनको स्वीकार्य नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो किसान को उसके कंफर्ट जोन से बाहर ला रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें किसानों को कुछ अलग करना था। उन्हें एक संयंत्र लगाना था, फिर उन्हें उस संयंत्र तक सामान ले जाना था, पाइपलाइन डालनी थी, उसे रसोई तक लाना था। ये उनकी दिनचर्या में बाधा डाल रहा था। भले ही इसे आसान और सुविधा युक्त बनाया गया, फिर भी किसान बदलने को तैयार नहीं थे। शुरू में जानकारी जो एक तरह से फालतू किस्म की लगती थी, बाद में ये एहसास हुआ कि इसे ठीक से प्रसारित करने की जरूरत है और अंततः सतत विकास को सृजित करने की जरूरत है। हमारी प्रक्रिया जनोन्मुखी और समग्र होनी चाहिए। उनकी ताकत और संस्कृति को बढ़ावा देने और विरासत के संरक्षण की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि हम किसान को उनके जीवन की नियमित दिनचर्या से दूर नहीं ले जा सकते। साथ ही इसने ये भी बताया कि कैसे इस कार्यक्रम में आत्मपूर्ति, आत्मनिर्भरता और सहभागिता से किसान को लाभ होने वाला है। ये सब संचार के विभिन्न साधनों की मदद से किया गया था। जैसे कि टेलीविजन विज्ञापन बनाए गए थे, जो लोग पढ़ सकते थे उनके लिए पर्चे छपवाए गए थे। क्षेत्र कार्यकर्ता या प्रसार कार्यकर्ता को काम पर रखा गया था, जो क्षेत्र में जाते थे। उन्हें लोगों को आगे प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। ये क्षेत्र कार्यकर्ता ज्यादातर समाज के उसी तबके के लोग थे जो उन्हीं में से चुने जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और फिर कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा वापस अपने लोगों के बीच भेज दिया जाता है। इस तरह की चीजें और साधनों का इस्तेमाल किया गया और फिर लोक मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे कि नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन आदि। इन सभी साधनों का इस्तेमाल किया गया और इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि विकासात्मक संचार के कार्यों को कैसे पूरा किया गया। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें आप अनुसंधान और शोध करते हुए जानेंगे। आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से हम सबसे पहले भारत में विकासात्मक संचार के विकास और प्रगति को समझेंगे, जिसमें हम रेडियो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला बॉम्बे का रेडियो क्लब था, जो भारत में जून 1923 में शुरू हुआ था। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ में 6 रेडियो स्टेशन बन गए थे। उस समय केवल 11% आबादी को और केवल 2.5% क्षेत्र को कवर किया गया था। 1956 में फिर इसे आकाशवाणी में बदल दिया गया। 1957 में विविध भारती सेवाएं अस्तित्व में आई। आज आकाशवाणी कुल क्षेत्रफल का लगभग 92% हिस्सा कवर करती है, वास्तव में शायद उससे भी अधिक। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगी कि ये कुछ क्षेत्रफल का करीब करीब 92% कवर करती है। तो रेडियो से कैसे फायदा हुआ है? रेडियो क्या बन गया है? हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि टेलीविजन भी 1959 में अस्तित्व में आया था। ये दूरदर्शन था जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया था। उस समय प्रसिद्ध कार्यक्रम कृषि दर्शन हुआ करता था और अन्य कार्यक्रम भी थे जो प्रसिद्ध थे, जो भारत के लिए विकासात्मक संचार का कार्य कर रहे थे, क्योंकि वो एकमात्र टीवी चैनल था और लोग अचानक टेलीविजन की ओर आकर्षित हो गए थे। वे टीवी से चिपके रहते, एक ही जगह बैठकर लगातार इसे देखते रहते थे। तो ये महसूस किया गया कि वीडियो एक अधिक प्रभावी माध्यम है, इसलिए अधिक से अधिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे थे। और फिर 1975 में सैटेलाइट टेलीविजन अस्तित्व में आया, जिसमें केबल टीवी आदि अस्तित्व में आया। अधिक चैनल अस्तित्व में आए, अधिक क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे थे और अधिक लोगों तक पहुंचा जा रहा था। केवल हिंदी भाषा ही नहीं थी जो प्रसारण के लिए उपयोग की जा रही थी। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी उपयोग किया जा रहा था, जो उस स्थानीयकृत एहसास को बनाए रखती है, जो विकासात्मक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। आपको वास्तव में लोगों के दिलों को छूने की जरूरत है। उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, जो कुछ भी वे करते हैं और वहाँ की भाषा के जरिए वास्तव में लोगों के दिलों तक पहुँचने की जरूरत है। यदि संभव हो तो हम चाहते हैं इन लोगों से उनकी भाषाओं में बात करें। तब प्रिंट मीडिया आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत सक्रिय था।
आजादी से पहले का एजेंडा गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, अंधविश्वास उन्मूलन और निश्चित रूप से स्वतंत्रता संग्राम का था। इन पत्रकारों और गोखले, बाल गंगाधर, गांधी जी, राजा राम मोहन राय इत्यादि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। इन सभी ने सामाजिक बुराइयों पर बात की और स्वतंत्रता के लाभ, हमें स्वतंत्रता क्यों चाहिए आदि के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने इन अभियानों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। भले ही लोग अनपढ़ थे, उन तक साक्षर लोगों ने मुद्रित सामग्री को पहुंचाया और वे उन्हें पढ़कर सुनाते थे। उन्हें बताते थे कि इसमें क्या लिखा है आदि। लोकगीत बनाए जाते थे जो लोगों के दिलों को छू जाते थे। साथ ही देशभक्ति गीत भी होते थे। इसी तरह लोगों के दिलों को छूने के लिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से विकासात्मक संचार के साधनों का इस्तेमाल किया गया। स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था, क्योंकि पिछले कई वर्षों में हमने सब कुछ खो दिया था। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हमें अब शुरू से शुरुआत करनी थी। भारत एक समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए हमें भारत के लोगों को ऊपर उठाना था, हमें उनका विकास करना था। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचायती राज, औद्योगिकरण, चिपको आंदोलन, नील दर्पण, ये सभी चीजें उस समय हो रही थीं और इन सभी में प्रिंट मीडिया एक बहुत ही प्रभावी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा प्रिंट मीडिया की प्रकृति के कारण प्रिंट मीडिया यानी अखबार को मोड़ा जा सकता है। इसे अपने साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है। लोगों के लिए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अच्छा रहा और इसमें जो कुछ लिखा होता था, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों में प्रचार करना आसान था। इसके अलावा पारंपरिक मीडिया भी लोकप्रिय था, जिसे लोक मीडिया भी कहा जाता है। ऐसे कई रूप हैं जिनके बारे में आपने पहले ही सुना होगा। नुक्कड़ नाटक, लावणी, सांग, रागिनी, भवई, चौपाई, कठपुतली शो आदि। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमेशा उपयोग की जाती हैं और जैसा कि मैंने अभी उनके बारे में बात की है। हमने हमेशा इन स्किट, नुक्कड़ नाटकों को हास्य और अन्य भावनाओं के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया है। नाटकों का निर्माण किया जाता है, उन्हें अभिनीत किया जाता है। स्थितियों को इस तरह से अभिनीत किया जाता है कि लोग स्थिति के साथ-साथ समस्या और उपचार के बारे में भी जागरूक हो सकें। विकासात्मक संचार में चुनौतियां भी रही हैं। आजादी के बाद जब हमने शुरुआत की, तो हम हर चीज से बिल्कुल अनजान थे। हमें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। लोगों को कम लागत पर नए कौशल सिखाए जाने थे, जिसके कारण वास्तव में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई। उनमें से एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और एक हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। अब बहुत सारे सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय हैं जो कृषि और अंततः विकास के लिए समर्पित हैं। कृषि ही क्यों? मैं विशेष रूप से कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि आधारित देश है। भारत एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध है। इसलिए इन विश्वविद्यालयों को किसान की उस क्षमता का दोहन करना था और व्यवसायीकरण के बारे में बात करनी थी। किसानों को उनके सीमित दायरे से बाहर लाना था, जिसमें वे केवल परिवार और स्थानीय लोगों के लिए उत्पादन करते थे। ये ऐसी चुनौतियां थीं जो उस समय देश की अर्थव्यवस्था की कीमत पर, निश्चित रूप से बहुत कम लागत पर जिनका सामना किया गया। हमें अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं के साथ समझौता करना पड़ा ताकि हम आगे जाकर इसका लाभ उठा सकें। एक साधन जो उस समय समाधान के रूप में प्रदान किया गया था, वो है कॉमिक्स। कॉमिक्स लोगों और बच्चों को दी जाती थी, जो उन्हें पढ़ते थे और क्योंकि इसमें कार्टून, व्यंग चित्र और दृश्य भी होते थे, इसलिए संदेश आसानी से पहुंचाया जाता था। अधिकांश समाधान एजेंसियां विकास एजेंसियां थीं, जैसे कृषि विभाग की स्थापना की गई, स्वैच्छिक संगठन अस्तित्व में आए, संबंधित नागरिक और गैर सरकारी संगठन या एनजीओ भी शामिल हुए। अब हम विकासात्मक संचार की प्रक्रियाओं पर बात करते हैं और यहाँ विभिन्न अलग-अलग प्रक्रिया है जिन्हें हम एक-एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले एक ऐसी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं जो है प्रसार प्रक्रिया, जिसमें हम जो भी नवाचार अस्तित्व में आया, केवल उसे फैलाना चाहते हैं।
इसे कोविड वैक्सीन के एक नवीनतम उदाहरण से समझते हैं। तकनीक नवाचार अस्तित्व में आए और अब इसे लोगों तक फैलाना था, उन तक पहुंचाना था और हम चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लें। शुरू में ये देखा गया कि लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे। तब विकासात्मक संचार साधनों जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, डॉक्टरों, सामुदायिक रेडियो, आकाशवाणी आदि का उपयोग कर सूचना प्रसारित की गई। लोगों तक इसे पहुंचाया गया, उन्हें इसका फायदा बताया गया कि अगर वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो क्या होगा, अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या फायदा होगा आदि। इसलिए विभिन्न साधनों और क्षेत्र कार्यकर्ता या प्रसार कार्यकर्ता की मदद से लोगों तक नवाचार को फैलाया या प्रसारित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास मास मीडिया प्रक्रिया है जहां मास मीडिया का उपयोग किया जाता है। इसमें टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया या मुझे कहना चाहिए कि न्यू मीडिया का उपयोग किया जाता है। एक अन्य प्रक्रिया विकास समर्थन संचार प्रक्रिया है, जिसमें समर्थन किसी ऐसी चीज की मदद से होता है जो जनसंचार माध्यमों से परे है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने प्रसार कार्यकर्ता के बारे में बात की थी, लोगों को काम पर रखा जाता है जो फिर उन जनसंपर्क मीडिया संदेशों को उन लोगों तक ले जाते हैं जो या तो जनसंपर्क मीडिया संदेशों तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे या उन्हें इन संदेशों को सुनने या ग्रहण करने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। संस्थागत प्रक्रिया में मैंने विश्वविद्यालयों का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए कृषि विश्वविद्यालय और अब अधिकांश शैक्षणिक संस्थान, गैर सरकारी संगठन, यहाँ तक कि कॉरपोरेट क्षेत्र के संगठन भी सतत विकास लक्ष्यों के प्रति कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्व को बनाए रखना चाहते हैं। हम मौजूदा संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना चाहते हैं ताकि हम उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम हों। इसलिए इन विकासात्मक संचार साधनों के माध्यम से सभी विकास उपायों का ध्यान रखा जा रहा है, जिनके बारे में मैंने अंततः सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में बात की है। एक अन्य प्रक्रिया एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें इन सभी साधनों और प्रौद्योगिकियों का एक साथ एकीकरण होता है। ग्रामीण और शहरी को एक साथ लाया जाता है, पिछड़े और अग्रिम को एक साथ लाया जाता है। इसी तरह हम सहभागिता के माध्यम से विकासात्मक संचार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्थानीय प्रक्रिया सहभागी प्रक्रिया है, जिसमें लोग प्रदर्शन करते हैं, शामिल होते हैं, जैसे ई चौपाल, ई गवर्नेंस। ये सभी नवीनतम उदाहरण हैं जिसमें किसान या स्थानीय आधार पर लोग विकास के उपायों और साधनों में शामिल हैं और जो लोगों तक सूचना फैलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे जनसंचार माध्यमों की तुलना में अधिक अंतर्व्यक्तिक साधन हैं। इसलिए सभी प्रकार के संचार साधनों का उपयोग किया जाता है। हमारे पास विकासात्मक संचार के लिए योजना रणनीति है, जिसमें हमारे पास रेडियो, टीवी, प्रेस आदि है, जो एक उचित नियोजित तरीके से विकासात्मक संचार के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमने सीखा कि विकासात्मक संचार साधनों, विधियों और प्रक्रियाओं की सहायता से हम अंततः सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे और ये देखने में सक्षम होंगे कि इन विधियों के माध्यम से जनसंचार मीडिया द्वारा विकासात्मक संचार अंततः संचार कैसे होता है और साधन इसे तेजी से तथा अधिक हासिल करने में कैसे मदद करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि इन उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे ये उपकरण वास्तव में लोगों की मदद कर रहे हैं, वे कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, हम इन उपकरणों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।